हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1 है, क्लास 10 का केमिस्ट्री का। ठीक है, ये है लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, उसके बाद फिर उसको बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग ये सब चीज़ समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंबल्स एंड फॉर्मूला हो सकता है वो फॉर्मूला, हो सकता है वो सिंबल हो। ठीक है ना, सिंबल जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, और फॉर्मूला जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जैसे हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का H हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 हो गया। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ को यूज़ किया जाता है। ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया, यहाँ पर क्या है, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे पास क्या है भाई, जिंक मेटल है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और फिर जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन। रिएक्शंस में क्या है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है। बट इसको इतना लिखने से बेहतर है कि हम लोग उसको सिंबॉलिकली यूज करें, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो Zn हो गया और H2SO4 हो गया। तो Zn हो गया जिंक, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग को मिला क्या, ZnSO4 प्लस H2। अब ये कैसा रिएक्शन है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ सिंबल्स देखना है कि आखिर इसको सिंबलिकली कैसे लिखा जाता है, एक केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, एक केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, अब इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन इसको डिटेल में लिखने के बजाय इसको शॉर्ट हैंड टाइप में यानी कि सिंबल्स के फॉर्म में अगर ये लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये केमिकल इक्वेशन नाम का जो टॉपिक होगा, जो छोटा सा टॉपिक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग जो बुक्स में देखते हैं ना, बहुत सारा रिएक्शंस, बहुत सारा ये वो सब यही होता है केमिकल इक्वेशन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबलिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम लोग के पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है H2, यहाँ पर O2, यहाँ H2O, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ये अभी फिलहाल आपको अनबैलेंस लग रहा होगा, इसको बैलेंस करेंगे, ये भी आगे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है टॉपिक वो बैलेंस्ड इक्वेशंस के बारे में है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट्स में होगा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना, सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन है H2 और ऑक्सीजन है, यहाँ पर H2 है, बट ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, यहाँ पर और H2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है आपको और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ ना, इधर हाइड्रोजन है, चलिए हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस नहीं है, ये अभी अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो एक मैजिक आपको दिखाते हैं जो ऑलरेडी हम पहले एडजस्ट करके रख लिए थे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, टोटल चीज़। ये क्या हो गया भाई, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर हम 2 लगा दिए, ये तो 1 तो 1 तो मेरा है ही, यहाँ पर भी हम 2 लगा दिए। अब देखिए मेरा क्या हो गया, इधर रिएक्टेंट साइड में ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। पेन से बना लेते थोड़ा। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट में मेरा क्या है और प्रोडक्ट में क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। रिएक्टेंट में मेरा क्या है भाई, रिएक्टेंट में मेरा देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में मेरा हम लोग देख लेते हैं, मेरा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन में देख रहे हैं, ऑक्सीजन मेरा यहाँ O2 था और यहाँ पर सिर्फ O था, तो यहाँ पर हम 1 तो रहेगा ही, ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि चलो 2 तो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर तो हम लगा नहीं सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो 2O हो गया, यानी कि इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये बैलेंस्ड हो गया। देखिए इधर हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2। तो अब ये कहलाया कि ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। उसी तरीके से हम देख लेते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होता है भाई? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है, यानी कि इधर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो सेम नहीं होगा, वो आपको डिफरेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पर है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 6 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए तो C6H12O6 से ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है। तो अगर यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, तो हाइड्रोजन में हम यहाँ पर 6 लगा दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन 12 हो गया, बट यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 और 2 यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 6 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 6 लगा देते हैं। तो अब मेरा देखिए बैलेंस्ड हो गया। टोटल आप जोड़ के देख लीजिए, कार्बन मेरा कितना हो गया, यहाँ पर 6 है, कार्बन मेरा 6 हो गया, ठीक है। इससे समझाते हैं, कार्बन मेरा यहाँ पर 6 है, कार्बन यहाँ पर मेरा 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना 12, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 6 है, ठीक है। और यहाँ 6 दूना 12 और 6 18, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 18 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ही था और कार्बन हम लोग देख ही लिए। तो अब ये बन गया बैलेंस्ड, बट हम लोगों को क्या जानना था, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड कैसा होगा भाई? नंबर ऑफ एटम्स जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि एग्जाम्पल सही लगे कि हाँ ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा नज़र दौड़ाना पड़ेगा कि किस में क्या घट रहा है, किस में क्या लगाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए भी हम कुछ वर्कशीट दिए हैं और आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, जब ये बैलेंसिंग करते हैं ना तो एक चीज़ आता है टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग आइडिया देख लेते हैं, एलिमेंट्री आइडिया जिसको बोलते हैं। ये क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये भी है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, यानी कि जितना भी रिएक्टेंट्स में जो टोटल मास होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास और यहाँ पर हाइड्रोजन का मास सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास, यानी कि ये दोनों का जो मास होगा और ये दोनों का जो इसका जो मास होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। इसका मास और इसका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी मास को सेम करने के लिए, ठीक है, इसी मास को सेम करने के लिए इट शुड बी नोटेड दैट द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि इधर भी एटम सेम रखेंगे रिएक्टेंट में और इधर भी प्रोडक्ट, तभी तो मास मेरा सेम आएगा। क्लियरली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानना जरूरी हो जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए थे, लगा कि नहीं चलो लिख देना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का डेफिनेशन। क्या है, फिर से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के नंबर को सेम करना ही बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। क्लियर? ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है,
टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब देखिए हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिए कि चलो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, कैसे इक्वेशन बना, इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शंस को ही हम लोग इक्वेशन सिंबल के फॉर्म में बनाते हैं। बट इस इक्वेशंस को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाना है ना, इन्फॉर्मेटिव बनाना है कि कोई भी रिएक्शंस देखे तो हम लोग को पता चले कि हाँ ये क्या है। जैसे इसमें हम नहीं बता सकते, इसमें बता सकते, इसमें हम नहीं बता सकते कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, ये सब चीज़। तो यही सब चीज़ बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये रूल्स देखा जाए तो टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव में 3 रूल है। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कोई क्या फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, क्या चीज़ में है, ये सब चीज़ देखना होता है किसी भी एलिमेंट्स का। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, अगर रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें हीट चेंजेस, हीट पॉजिटिव हो रहा है, हीट निगेटिव हो रहा है, मतलब हीट बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, हीट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चाहे हीट घट रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीज़ देखना है। और तीसरा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। उसके बाद तीसरा में क्या है भाई कि अगर कोई रिएक्शंस होता है तो उसमें कंडीशन क्या है, कौन सा एलिमेंट को रखा जा रहा है, कितना टेम्परेचर दिया जा रहा है, कितना प्रेशर दिया जा रहा है, वो सब सारा चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये तीनों को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन, मतलब किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी इक्वेशंस में, किसी भी एलिमेंट का चाहे फार्मूला का उसका फिजिकल स्टेट को बताना एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे जिंक सिर्फ लिखा हो रहेगा तो पता नहीं ना चलेगा कि ये सॉलिड है, गैस है, क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बगल में एस लिख देते हैं, तो जिंक हो गया सॉलिड, H2SO4 है एक्वस सॉल्यूशन है, ZnSO4 हो गया एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और फिर H2 आया गैस हो गया, ये इवॉल्व हो गया, गैस इवॉल्व हुआ। तो जो चीज़ जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट में उसको सिंबलाइज कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, इसमें हम लोग मिलाएं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में काम कराया गया। तो मिला क्या भाई, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, और फिर वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म। तो एक्वस हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये सब क्या बताता है, किसी भी रिएक्शंस का फिजिकल स्टेट, एलिमेंट्स का फिजिकल स्टेट बताता है कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, या लिक्विड के फॉर्म में, एक्वस है, डाइल्यूट है, ये सब सारा चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। अब जहाँ बात आ जाता है हीट का, वहाँ बात आ जाता है हमारा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक ऑलरेडी हम पहले के वीडियो में ही बता चुके हैं, ठीक है ना, वो अगर आप नहीं देखे तो आप जरूर जाकर देखिए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो गया, इंडोथर्मिक में हो गया, ये इक्वेशन से हम लोग समझ लेंगे। देखिए जैसे यहाँ कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला है, CO2 गैस मिला है हमको, और यहाँ हीट मिला है, तो प्लस हीट हो रहा है, मतलब हीट मिल रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट हमको मिल रहा है। तो हीट मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, हीट जनरेट हो रहा है, और हीट जनरेट होने का मतलब क्या हो गया कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी आउट हो रहा है, वहाँ से बाहर निकल रहा है। जैसे मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर हीट, ये वाटर वेपर हो जाता है गैस के फॉर्म में, फिर G हो गया आपका गैस, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन भी गैस हो गया, यहाँ पर CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। अब ये मीथेन, ईथेन, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड जब पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, ठीक है ना, ये सब चीज़ जब न्यूमेनक्लेचर, आयुपैक नेम, ये सब जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें आराम से मीथेन और इथेन ये सब चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे, बड़ा आसान चीज़ है, ठीक है। CH4 2O2 फिर CO2 H2O, तो हीट यहाँ इवॉल्व हो रहा है, मतलब क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और इससे एनर्जी बाहर आ रहा है। C6H12O6 ग्लूकोज वाला हो गया, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। CO2 6 हम बोल दिए, ये बैलेंस किया हुआ है ना इसलिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, और फिर हीट, जो ये भी एनर्जी आउट कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, ग्लूकोज बर्न आउट होता है। तो वो चीज़ हो गया क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे अंदर जो होता है, दोज रिएक्शंस इन विच इट इज़ इवॉल्व और नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हीट, यहाँ पर इट इज़ लिखा गया है, यहाँ पर हीट होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर हीट होगा, ठीक है। चलिए दोज रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व और आर नोन एज क्या हो जाएगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो ये एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या हो गया, अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, ई एक्स टी ई एक्स लग जाता है तो वो बाहर चला जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट बाहर की तरफ निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्लाइड में, देख लेते हैं इसमें क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड, यानी कि वैसे रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब्ड होते हैं, हीट को दिया जाता है, लगाया जाता है, तभी जाकर रिएक्शंस हो पाता है, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल देख लेते हैं। N2 हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और हीट दिया गया, तब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ हीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एडिंग ऑफ हीट हो गया, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है, फिर यहाँ पर हीट है, हीट दिया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हीट दिया जा रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गया, एडिंग ऑफ हीट किया जा रहा है, जिसके वजह से इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंडोथर्मिक यही होता है, इंपॉर्टेंटली ये भी हो जाता है यहाँ पर, इसलिए हम बना दिए हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल ऑफ द डीकम्पोजिशन, जितना भी चीज़ को तोड़ा जाता है तो वो हीट के थ्रू ही तोड़ा जाता है, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, जितना भी फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया हमारा क्या, क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, ये वाटर में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, वो भी हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये सब में क्या हो रहा है, हीट को दिया जा रहा है, हीट को क्या किया जा रहा है, हीट को दिया जा रहा है, तभी रिएक्शन फुलफिल हो रहा है, एडिंग ऑफ हीट हो रहा है। ठीक है ना, और उसमें क्या था, इवॉल्विंग ऑफ हीट एक्सोथर्मिक में। क्लियर हो गया आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये पहले भी बताए थे, इस बार थोड़ा और भी डिटेल में हम समझा दिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब आता है क्या, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये तीसरा नंबर है। यहाँ पर जो हम लोग देखें ना, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसमें आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी आ गया। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक आ गया, अब ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, तो टू इंडिकेट द कंडीशन, अब कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शंस को कराने के लिए कुछ कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो कंडीशंस भी बताता है, वो कंडीशन देख के पता चलता है, अच्छा कि हाँ कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इतना सारा कंडीशन देना पड़ेगा, तभी जाकर रिएक्शंस कंप्लीट हो पाएगा। तो ये चीज़ है, जैसे देख लीजिए पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज ऑक्साइड में हीट किया जाता है, तो अब ये क्या देता है, पोटेशियम क्लोराइड, और इधर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड भी होना चाहिए और हीट भी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर ये रिएक्शन कर पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन फुलफिल नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और फिर हाइड्रोजन है, इसको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, ZnO प्लस CrO यानी कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन फुलफिल नहीं होगा, तो हमको मिलेगा CH3OH, जिसको हम लोग मीथेनॉल बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल, ये एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, ये हम लोग सब हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे, मीथेनॉल। तो कंडीशन ये क्या हो गया आपके लिए, कंडीशन ही तो हो गया ना, जिंक ऑक्साइड चाहिए, क्रोमियम ऑक्साइड चाहिए। ठीक है ना, फिर आपको 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हीट चाहिए, मैंगनीज ऑक्साइड चाहिए। तो ये सब कंडीशन है कि इतना रहेगा तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया फिगर था, तो थोड़ा हम बता दिए, फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस जो होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन वाटर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, एक हीट लगता है और ये क्लोरोफिल के फॉर्म में, तो ग्लूकोज मिलता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया ना, सनलाइट और क्लोरोफिल होना जरूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या ये हमको मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, सनलाइट मिला, फिर इसमें जो क्लोरोफिल है वो रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर मिला इधर, तो हमको क्या मिला, ऑक्सीजन जनरेट हुआ, और जो फ्रूट्स वगैरह जो भी है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो बना वो हो गया।
ठीक है। तो ये सब चीज़ जानना समझना जरूरी हो जाता है कि हाँ कंडीशंस क्या है। तो यहाँ कंडीशन सनलाइट और क्लोरोफिल था, यहाँ कंडीशन मेरा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड था, यहाँ हीट था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो ये कंडीशंस हो गया, 3 चीज़ क्लियर हो गया आपका। पहला चीज़ क्या था, एक बार देख लेते हैं। पहला चीज़ था बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, फिर दूसरा था हीट चेंजेस और तीसरा था द कंडीशंस। तो ये तीनों चीज़ देख लें और इसमें 2 चीज़ देखें, इसमें इंडोथर्मिक भी देखें और एक्सोथर्मिक भी देख लिए। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्लीज़ आप नोट्स बनाइए। नोट्स काम आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ बुक से इधर उधर ध्यान से निकाल कर सब सारा का सारा निचोड़ निकाल कर आपको दिया जा रहा है ताकि आप लिख पाएँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर जो हम बताए थे, कहाँ पर बताए थे, बैलेंसिंग है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग के लिए हम बता दिए थे कि कैसे बैलेंस किया जाता है, दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स यूज़ किया गया है वो सबका नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, इसमें 18 और ये 18 दूना 36 37 क्वेश्चन है, टोटल 37 क्वेश्चन है। ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना लाइफ में, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लासेस में जब आपको दिया जाएगा फटाक फटाक बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको जरूर बनाइए। इसका आंसर हम इसी वीडियो के अंत में हम आपको दे देंगे, बट आप इसको पहले बना लीजिए, तब जाकर फिर इसको चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर सिर्फ नाम लिख दिया है फिलहाल, इसके बारे में डिटेल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसका ये जो होमवर्क है इसका आंसर हम यहाँ पर दे देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर चेक कीजिए कि आप कितना सही कितना गलत, और कितना सही होता है आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको ये पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो टॉपिक लास्ट टॉपिक था, ये फोटोसिंथेसिस और ये सब जो कंडीशंस वाला था, इस टॉपिक के साथ ही इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये आप ही के लिए बेनिफिट है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल जाए, और फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोग का भी स्टडी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।